श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, 4 बजे के बुलेटिन के साथ में हुई ना। सबसे पहले हेडलाइंस। सोमनाथ भारती को दिल्ली खवातीन कमीशन का एक और नोटिस, कहा जुमे तक हाजिर नहीं हुए तो दर्ज होगी FIR। वज़ीर-ए-आज़म बनने के सवाल पर बोले राहुल गांधी, कहा चुनाव के बाद MPs ने मुंतखब किया तो करेंगे गौर। समाजवादी पार्टी हुकूमत के खिलाफ तमाम पार्टियां साजिश में मसरूफ, मुलायम और अखिलेश का बनारस रैली में इल्जाम। पाकिस्तान में 26/11 मुंबई हमलों की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी, अदालत ने कुछ गवाहों को जारी किए समन। और शाम के मामले पर फरीकैन में समझौते के इम्कानात मादूम, स्विट्जरलैंड में चल रहे अमन मुज़ाकरात के नाकाम होने का अंदेशा। दिल्ली की वज़ीर कानून सोमनाथ भारती के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। युगांडा की एक और खातून ने दिल्ली के वज़ीर कानून के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उधर दिल्ली के खवातीन कमीशन ने सोमनाथ भारती को जुमे से पहले कमीशन के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी है। बसूरत दीगर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का इंतबाह भी दे दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब सोमनाथ भारती का कहना है कि उन्हें दिल्ली खवातीन कमीशन की तरफ से कोई समन मौसूल नहीं हुआ। इस मामले पर दिल्ली की अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वाज़ेह रहे कि सोमनाथ भारती ने आधी रात को मारे गए छापे के दौरान मुबैना तौर पर खवातीन के साथ बदसलूकी की थी। उनको आपको पता ही है भेजा था और वो कल नहीं आए, तो अब हम आज उनको फिर एक नोटिस भेज रहे हैं और शुक्रवार फ्राइडे को हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप कमीशन में आए या भेजें, अपना रिप्लाई भेजें कि क्या बात हुई है, क्योंकि उनका वो जानना भी, बयान जानना बहुत जरूरी है। तो हम उनको बुला रहे हैं, शुक्रवार के लिए उनको नोटिस निकाल रहे हैं। 3 बजे फ्राइडे 3 बजे फ्राइडे 3 बजे। लेकिन मैम उसके बावजूद भी उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोई नहीं, बिल्कुल कोशिश नहीं करी, बल्कि कल मैंने फोन भी किया है तो फोन का भी कोई जवाब नहीं आया। और ये बहुत ही मैं समझती हूँ कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है एक लॉ मिनिस्टर का, ये ठीक नहीं है। अगर वो परसों नहीं आएंगे तो हम LG साहब को उनकी FIR के लिए जरूर लिखेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रविंद्र सिंह लवली की कयादत में कांग्रेस के एक वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। दिल्ली कांग्रेस वजीर कानून सोमनाथ भारती की बर्खास्तगी का मुतालबा कर रही है। इसी मुतालबे को लेकर कांग्रेस रहनुमाओं ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। देश
कांग्रेस कमेटी का डेलीगेशन ये अनुरोध करने के लिए गया था कि मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए और दिल्ली पुलिस को ये डायरेक्शन देनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है और कानून के तहत जो भी कार्रवाई मंत्री जी के खिलाफ या और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बनती है उसको दिल्ली पुलिस को तुरंत करना चाहिए। हमने इस बात को भी ऑब्जेक्शन किया है कि जब दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगाई हुई है तो उसका वायलेशन अगर सरकार में बैठे हुए लोग करें तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क सारी की सारे प्रशासन पे सारी की सारी प्रणाली पे लगता है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की है। समझा जाता है कि केजरीवाल और नजीब जंग के बीच वजीर कानून सोमनाथ भारती को लेकर उठे तनाजे पर बातचीत हुई है। सोमनाथ भारती पर इस वक्त इस्तीफे के लिए चौतरफा दबाव है। दिल्ली के वजीर कानून पर जनूबी दिल्ली में आधी रात को मारे गए छापे के दौरान एक हमलावर ग्रुप की कयादत करने का इल्जाम है। दिल्ली के वज़ीर आला ने इस मुलाकात को रूटीन की मुलाकात करार दिया। रूटीन मुलाकात थी, रूटीन हर हफ्ते मिलता है, बात पे चर्चा नहीं, उसमें कोई चर्चा नहीं। लेकिन अरविंद कल होम मिनिस्टर ने आपके लिए एक ऐसे कदम का यूज किया जिसमें एड़ा कहा गया है। करने दो, उनको क्या फर्क पड़ता। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस फिर इख्तियार में आती है और मुंतखबा अरकान पार्लियामेंट उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मुंतखब करते हैं तो वो इस पर गौर करेंगे। राहुल गांधी ने ये बात अमेठी के दौरे के दौरान मकामी मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कही। मकामी मीडिया नुमाइंदों का कहना है कि राहुल गांधी ने पहली बार उनसे तबादला ख्याल किया है। हम लोगों ने पहली बार 10 साल में पहली बार देखा है कि स्थानीय मीडिया से इतना ज्यादा वो फ्रेंडली हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर हम लोगों से बात की है, जिस तरह के विचार लिए हैं और जिस तरह की भावनाएं दिखा रहे थे, वो हमसे कह रहे थे कि हमें अमेठी वालों से प्रेम है, लोग आते हैं और जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं से वो एक दबाव है कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, जो उन्होंने स्थानीय मीडिया को इस तरह बुलाकर 1.5 घंटा बातें की। और नाज़रीन, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं, जानते हैं कि के रहमान खान क्या बोल रहे हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इसका जिक्र, इसका तस्करा किया था और जस्टिस साचार कमेटी की रिपोर्ट में भी इसका तस्करा हुआ था कि औकाफ की जायदाद की तरक्की के लिए हुकूमत अवलीन तरजीह दे। इन तमाम रिपोर्टों को मद्देनजर रखते हुए मुझे खुशी है कि नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन हो गया है। यानी 31 दिसंबर को इसका गठन हुआ और 100 करोड़ की पेडअप कैपिटल और 500 करोड़ के ऑथराइज कैपिटल पे ये कॉरपोरेशन फंक्शन करेगा। इस कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी यह है कि सारे मुल्क में औकाफ के जो जायदाद हैं, जो सेक्शन 32(5) वक्फ एक्ट के तहत जो कमर्शियली डेवलप कर सकते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करें और इस प्रॉपर्टी के में कमर्शियल डेवलपमेंट करें। ये वक्फ बोर्ड को हिदायत दी गई थी सेक्शन 32(5) में, मगर आज आप तमाम को इसका इल्म है कि औकाफ के पास या मुतवल्लियों के पास कोई रिसोर्सेस नहीं है इनको डेवलप करने की, और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं नाजायज कब्जा होता जा रहा है। एक तरफ नाजायज कब्जे की फिक्र है, दूसरी तरफ अगर इसको हम डेवलप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई नाजायज कब्जा उस पर कर लेगा। तो इसलिए सारी दुनिया में, जैसा मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है, दूसरी जगह है, औकाफ की जायदाद की तरक्की से ही वो उसको एक नाजायज कब्जे से भी बचाया जा सकता है
اور اس کی ترقی سے آمدنی کی بھی بڑھ سکتی ہے. تو اس لیے ہندوستان کیونکہ ہندوستان سارے دنیا میں سب سے زیادہ اوقاف کی جائیداد ہندوستان ہے، کیونکہ بڑا ملک ہے، تو یہاں جائیدادیں آپ یہ معلوم ہے کہ ناجائز قبضہ لگ بھگ 4 سے 5 لاکھ ایکڑ زمین اندازہ کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اوقاف کی جگہیں ہیں. اس میں یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ 50% سے زیادہ یہ اوقاف کی جائیداد ناجائز قبضے میں ہیں، اور جو 50% سے زیادہ جائیداد جو اوقاف کے قبضے میں ہیں، اگر اس کو ترقی نہیں کیا جائے، اس کو ڈیولپ نہیں کیا جائے تو وہ بھی ناجائز قبضے میں چلے جائیں گے. تو اس لیے ایک کارپوریشن کا جو سوچ رہے تھے، ریکمنڈیشن ہوا تھا، وہ آج وجود میں آ گیا ہے. انشاءاللہ 29 جنوری کو اس کا فارمل افتتاح ہمارے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ جی اور کریں گے، اور یو پی اے کی چیئرپرسن شریمتی سونیا گاندھی جی بھی اس میں موجود رہیں گے ایز اے چیف گیسٹ. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اوقاف کی تاریخ میں ایک ہسٹوریکل سٹیپ ہے. تو انشاءاللہ اگر اس کارپوریشن سے اوقاف کی جائیداد کی ترقی میں بہت بڑا حصہ ہوگا، یہ کنٹریبیوشن ہوگا. دوسرا امپورٹنٹ جو اوقاف کی جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو اس کا علم ہے کہ ہم نے وقف ایکٹ امینڈ کیا ہے 2013 میں. وقف ایکٹ جو امینڈ کیا ہے اس میں ایسے پروویژنز بھی ہیں، اسٹرنجنٹ پروویژنز بھی ہیں، اور ڈیولپمنٹ کرنے کے بھی طریقے ہیں. اور سب سے زیادہ اس میں اہمیت دی گئی ہے کہ جو اب ریلیز رینٹلز آ رہے ہیں اوقاف سے بہت ہی کم ہیں، یعنی کہ نہ کے برابر ہیں. کوئی قبضہ کر رہے ہیں، کوئی رینٹ دے رہے ہیں، کوئی رینٹ نہیں دے رہے ہیں. اوقاف 3 سال کی لیز کر کے رینیو کر کے بہت ہی کم کرایہ پر جائیداد دیے ہیں. تو اب جو نئے قانون کے حساب سے جو بھی جائیداد لیز پہ دیے گئے ہیں 3 سال کے لیے ہو یا 1 سال کے لیے ہو، وہ سب آٹومیٹکلی ٹرمینیٹ ہو جائیں گے. کوئی لیز وقف جائیداد رینیو نہیں ہوگی. اور اس کے بعد اب یہ کمپلسری ہو جائے گا کہ جب جو بھی وقف بورڈ لیز کریں گے، جو بھی متولی لیز کریں گے، اس کے بعد ان کو ایک ٹرانسپیرنٹ میتھڈ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. یعنی کہ جو پراپرٹی اب جو انہوں نے ٹرمینیٹ کیے ہیں لیز، جو بھی پراپرٹی ہو آٹومیٹیکلی ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے، اگر وہ رینیو ہو نہیں سکتی. وہ رینیول کلاس انلیگل قرار دیا گیا ہے. تو اب وہ پراپرٹیز کو ان کو ایڈورٹائز کرنا پڑے گا کہ یہ پراپرٹیز ہم لیز پہ دینا چاہتے ہیں، اور ایک بیس رینٹ فکس ہوگا. یعنی قانون میں ہی بیس رینٹ فکس ہوگا، اور وہ بیس رینٹ ہوگا جو وہاں کی جائیداد یا زمین کا جو ویلیو ہوتی ہے وہ ایریا کی. وہ فرض کیجئے کناٹ پلیس میں زمین کی ویلیو 1 لاکھ روپے فی اسکوائر فٹ ہے، تو وہاں پر اب جو بیس رینٹ ہونا چاہیے وہ سالانہ 1 اسکوائر فٹ کو 50,000 روپے ہونا پڑتا ہے. یہ بیس رینٹ ہے، اور یہ بیس رینٹ گورنمنٹ آف انڈیا کا فکس کیا ہوا بیس رینٹ ہے. دوسرے جو بھی گورنمنٹ لیز پہ دیتی ہے، یعنی کہ پورٹ ٹرسٹ والوں کا بھی لیزنگ یہ ہے، اسی طرح سے ہم وہی اڈاپٹ کیے ہیں. اس میں جو بھی اوقاف کی جائیداد کو اب رینیو کرانا چاہتے ہیں ان کو بیس رینٹ اور مارکیٹ رینٹ، اور بیس رینٹ فکس ہونے کے بعد پھر کمپٹیٹو بیڈنگ کو جانا پڑتا ہے. تو جو ہائیسٹ بیس تو لینا ہی پڑے گا، بیس رینٹ تو ملنا ہی ہوگا، جو اس کے اوپر کمپٹیٹو بیڈنگ کو جانا پڑے گا. تو اس طرح سے آٹومیٹکلی اگر اوقاف کی جو یہ نئی رینٹل پالیسی، لیز پالیسی کو امپلیمنٹ کریں گے تو اوقاف کی انکم 100 گنا بڑھ جائے گی. اب جو آ رہی ہے، جو بھی آ رہی ہے اس میں 100 گنا بڑھ جائے گی. تو اس کے لیے ہم نے 29 تاریخ کو ہی ایک کانفرنس رکھے ہیں، جس میں ہم وقف کے جو منسٹرز ہیں سارے اسٹیٹس کے اور چیئرمینس وقف کے جو ہیں ان کو
प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो वक्फ के मामलात देखते हैं उनको, और हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बुलाए हैं इसमें। ये 4 यानी कि वक्फ मिनिस्टर, चेयरमैन वक्फ बोर्ड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस इस वास्ते जरूरी है कि अब हम वक्फ की जायदाद पर कोई नाजायज कब्जा करना क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया गया है, यानी एनक्रोचमेंट का डेफिनेशन को हमने वाइडन करके कोई भी शख्स अगर औकाफ की प्रॉपर्टी पे काबिज है या बैठा है, अगर उसके पास कोई सनद नहीं है या कोई लीज एग्रीमेंट नहीं है और वो लीज एग्रीमेंट टर्मिनेट हो चुका है, तो वो नाजायज कब्जा करार दिया जाएगा। अगर 31 तक उसके लीज है, 31 तक जायज है और उसको और 1 के बाद वो नाजायज कब्जा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एनक्रोचमेंट को हमने बहुत ही स्टिक कर दिया है और वाइडन किया है। तो इसलिए जो कोई भी वक्त पे बगैर सनद के काबिज रहेगा वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। सेक्शन 52A ऐड किया गया है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, और उसमें कोर्ट को जाने की जरूरत नहीं। वक्फ बोर्ड स्ट्राइट अवे FIR फाइल कर सकते हैं। तो ये अब कभी कभी ये देखा गया है कि पुलिस नरम रवैया, जहां तक औकाफ की जायदाद थी, बड़ा नरम रवैया करते हैं, क्योंकि औकाफ की देखभाल करने वाले नहीं होते। उधर से जो भी खाबिज हैं वक्फ बोर्ड के, वो जरा बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो तो खामोश रह जाते हैं, केस दायर नहीं करते। इसलिए हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की भी कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, ताकि ये इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई ले और नाजायज कब्जा हटाने में हमारी मदद करें। और दूसरी चीज, हम नाजायज कब्जे को हटाने के लिए एक टास्क फोर्स भी हम कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हर वक्फ बोर्ड में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर डिप्यूट किया जाएगा, और वो सीनियर पुलिस ऑफिसर वक्फ के मामला जितने भी नाजायज कब्जे हैं वो उसको खाली कराने में या नाजायज कब्जे को निकालने में वो मददगार साबित होगा। क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर ही, जैसा कि अब देखा गया है कि या तो DDA हो या इसी तरह के जो स्टेट के जो अथॉरिटीज हैं, उनके जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, वहां भी इस तरह का टास्क फोर्स अपने जायदाद के तहफ्फुज के लिए टास्क फोर्स बनाया गया है। हमारी कोशिश है कि स्टेट गवर्नमेंट को हम ये कोशिश करें, स्टेट गवर्नमेंट अपने पुलिस अफसरान को वहां डेप्यूट करें, और हमारी ये कोशिश है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास कोई वसाइल नहीं है उनके अखराजात को मेंटेन करने के, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको फंड भी करेंगे, स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फील करने की कोशिश करें। उनके जो अखराजात हैं या टास्क फोर्स के जो भी कास्ट आ रही है वो बेयर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इस तरह से एक, क्योंकि वक्फ की जायदाद को अगर हम तहफ़्फ़ुज़ कर लें, इसकी इम्प्रूवमेंट कर लें और उसके आमदनी को हम ज़राए को अगर बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह 8-10 साल के अंदर वक्फ की इनकम इतनी हो जाएगी, इंशाल्लाह मुस्लिम कौम किसी के सामने या किसी उनको ना हुकूमत की जरूरत पड़ेगी ना और कोई जरूरत पड़ेगी, अगर हम इतना इसको सही तरीके से इस पर अमल करें और औकाफ बोर्ड में एक ट्रांसपेरेंसी आ जाए। और इसके आपको ये भी मालूम है कि अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो कैरेक्टरिस्टिक था बदल गया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल पहले एक एडवाइजरी बॉडी थी, सिर्फ वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी बॉडी थी और स्टेट गवर्नमेंट या वक्फ बोर्ड के ऊपर उनका कोई निगरानी नहीं थी। अब इस एक्ट के अमेंडमेंट से सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक तरीके का रेगुलेटर बन गया है, यानी कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ये इख्तियारात हैं कि हर वक्फ बोर्ड से उनके एनक्रोचमेंट, उनके फाइनेंसेस, उनके जो लीजेस
लीगल जो पेंडिंग केसेस हैं, ये सब उसकी इंफॉर्मेशन तलब कर सकता है। और अगर सेंट्रल वक्फ काउंसिल सो मोटो अगर उनको ये एहसास हुआ कि वक्फ बोर्ड में कोई फ्रॉड हुआ है, कोई घपला हुआ है, कोई कुछ भी हुआ है, तो वक्फ बोर्ड की निगरानी कोई भी मामले में हो तो उनको अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल को डायरेक्शन देने का पावर आ गया है। पहले डायरेक्शन का पावर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पास नहीं था। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल स्टेट बोर्ड्स को डायरेक्शन दे सकती है और हो सके तो डायरेक्शन पे सरकार को भी कह सकती है कि बोर्ड को तहलील किया जाए। अब अगर कल स्टेट बोर्ड या हुकूमत से है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन या सेंट्रल वक्फ काउंसिल के डायरेक्शन को हम नहीं मानेंगे, तो अब वो फैसला करेंगे कि डायरेक्शन सही है या नहीं, कानून के तहत है या नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जज आर्बिट्रेट करेगा। ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट हम नहीं मानेंगे, ये नहीं कर सकते। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है सेंट्रल वक्फ काउंसिल का, वो डायरेक्टिव सही या नहीं है, वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा जो चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के रैंक हो या चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट हो, ये करेगा। तो इतना आसान नहीं है कि डायरेक्शन को स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट वक्फ बोर्ड हो उसको नकारा जाए। तो इस तरह से औकाफ की जो लीजिंग है हमारी, इतने जो लीजिंग पॉलिसी से मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और इसके इनकम वसाइल भी बढ़ेंगे। तो ये तमाम इक़दाम हम लिए हैं और ये सब जारी में आ गए हैं। यानी न्यू एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 नवंबर। अब बहुत जल्दी हम जो लीजिंग के रूल्स हैं, रूल्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि पहले हर वक्फ बोर्ड अपने रूल्स बना लेते थे, अब वो नहीं होगा। लीजिंग के बारे में रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। हम बहुत जल्द आने वाले 2 हफ्तों में लीजिंग के रूल्स भी अनाउंस कर देंगे। ये है एक जो औकाफ में जो हमने किए हैं और ये सेंट्रल वक्फ, ये नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो इफ्तिताह हो रहा है, इसकी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। शुक्रिया। एक मिनट। 100 इसका सरमाया होगा 500 करोड़। ऑथराइज कैपिटल उसका होगा 500 करोड़। अब हम इस कॉर्पोरेशन को 100 करोड़ से शुरू कर रहे हैं। इसमें हुकूमत के 58% कंट्रोल रहेगा, शेयर्स होल्ड करेंगे और 42% पब्लिक और वक्फ बोर्ड, वक्फ के जो अलग अलग वक्फ इदारे हैं वो होल्ड करेंगे। ये कब से काम करना शुरू कर देगा नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? ये कल से इसकी काम करने की इजाजत, जो कहते हैं बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, हर कंपनी में बहुत अहम होता है कि कंपनी रजिस्ट्रार है, कंपनी रजिस्टर करने के बाद पूरे कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद इजाजत देता है कि आप उस दिन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि कल की तारीख में, कब आया बिजनेस कमेटी में, 22 तारीख से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने इसको बिजनेस शुरू करने की इजाजत दे दी है, कमेंसमेंट टू बिजनेस। बताया ना, देख के ये 100 करोड़ का होगा इसका शेयर कैपिटल। इसमें 49% विल बी हेल्ड बाय द नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 9% will be held by the Central Waqf Council and 42% will be public and Waqf institution, idare Waqf ke taraf. It's going to be a Section 25 company. No, it is not a Section 25. It is a profit-making company. It is a regular business venture. Dividend will be then shared. Yes. अच्छा रहमान साहब, ये बताइए कि आपका वक्त बिल पास हो गई और आपने इतनी देर अपने लेक्चर में कहा कि वक्त की जो लीजें पहले से 99 साल की है, जो लीज अभी 100 साल और चलेगी जी, जो लीज पहले से की हुई है वक्त, हाँ, उस लीज को रिव्यू करेंगे आप? देखिए, तो 95 के बाद जो भी लीज हुए हैं वो 3 साल से ज्यादा नहीं लीज दे सकते। अगर कोई दिया है तो इलीगल होगा।
दूसरा जो है 95 के बाद जो भी लीज हुए हैं, अगर वो लीज कितने साल की है उसके ऊपर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे देखना पड़ेगा। अगर वो लीज रजिस्टर्ड नहीं हुई है या अगर 3 साल से ज्यादा लीज दिया गया है और वो वक्फ बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर दिए हैं तो वो तमाम लीज इलीगल हो जाएंगे। 1 नवंबर से जो आपने लागू किया, अक्सर प्रॉपर्टी जो है खुद गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है, जैसे डीडीए है या और दूसरे इदारे, उनसे कैसे? देखिए, अब जो है ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि गवर्नमेंट के ऊपर पे पास 2 किस्म के कब्जे हैं। ये गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमारी जायदाद, नाजायज कब्जा, मैं पूरी तरह से उसको, गवर्नमेंट कहती है कि कानून और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के हिसाब से वो कहते हैं कि ये जमीन हमारी है, ये डिस्प्यूटेड है। यानी गवर्नमेंट के ऊपर जितने भी गवर्नमेंट के पास हैं मोर और लेस डिस्प्यूटेड। और नाजायज कब्जा जो है, हमने पहली मर्तबा कानून में, इस एक्ट में, जैसा कि आप तमाम को याद है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 3 डायरेक्शंस दिए थे हुकूमत को। अगर हुकूमत के पास वक्फ की जायदाद है और वो वक्फ डिक्लेयर हुआ है तो वो वापस कर दिया जाए। दूसरा, अगर हुकूमत चाहती है, वो हुकूमत जरूरी है वो जगह, तो किराए पर ले, लीज एग्रीमेंट कर ले। अगर गवर्नमेंट को पब्लिक पर्पस के लिए वो वक्फ की जगह की जरूरत है तो कानूनी तरीके से एक्वायर करे। ये 3 हिदायत डायरेक्शन थे, गाइडलाइंस थे, और कोई नहीं मान रहे थे। तो इस बार हमने वो डायरेक्शंस को कानून बना दिया। नए सेक्शन में हमने ये लिखा है कि अगर गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के कब्जे में कोई वक्फ की जमीन है तो अब वक्फ को ये इख्तियार है कि वो ट्रिब्यूनल के पास जाएं, कोर्ट को नहीं। पहले कोर्ट को जाते और बरसें लगते थे, अब ट्रिब्यूनल को जाएं। ट्रिब्यूनल एक वक्त फैसला दे दे कि ये वक्फ जमीन है तो गवर्नमेंट को 6 महीने, कानून में आ गया है कि 6 महीने के अंदर वो जमीन वक्फ को वापस कर देना चाहिए। तो ये अब सेक्शन 104 या 106 है, मैं बोल रहा हूं, उसमें हमने ये प्रोविजंस जो डायरेक्शंस थे आज तक, उसको हम लॉ बना दिया है। यानी अगर उनको जरूरी हो तो वो जो आज के हिसाब से एक्वायर करके या किराया देना, मार्केट, वो भी मार्केट रेंट देना। एक कराने के लिए हाँ, वक्फ एविक्शन बिल जो अभी पड़ा हुआ है, हाँ, इसको मजबूती से आप जब जमीन कोई कब्जे में है किसी को, उसको इन्वेस्टमेंट को खाली करवाएंगे तो वक्फ एविक्शन बिल जो आपका वो कब पास होगा? देखिए, क्योंकि मैं बताता हूं, मुझे समझ आपके। देखिए, एक डिमांड था कि वक्फ के जायदाद को पब्लिक प्रेमिसेस डिक्लेयर किया जाए। लगभग 7 स्टेट ने अपने अपने पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट में वक्फ जायदाद को पब्लिक प्रेमिसेस में लाया है, मगर सेंट्रल पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट में वक्फ का दर्ज नहीं है। और सेंट्रल सेलेक्ट कमेटी में और जेपीसी ने भी इसको रेकमेंड किया था, मगर कानूनी लॉ मिनिस्ट्री का कहना है कि हम ये नहीं कर सकते। तो उससे वो वक्फ एक्ट में या जो सेंट्रल पब्लिक प्रेमिसेस हैं उसमें हम ये नहीं ला सकते थे। तो इसके बाद कानूनी मशवरे के बाद ये हमारी कोशिश रही कि बाद में ये डिस्कशन हुआ कि एक सेपरेट लेजिस्लेशन लाया जाए, वक्फ प्रॉपर्टी एविक्शन बिल, और उसको कानूनी शक्ल देके सेपरेट बिल बना जाए। तो पूरी हमारी प्रिपरेशन हो गया, हमने बिल को मुकम्मल कर लिया। बिल को मुकम्मल करके लॉ डिपार्टमेंट से और इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस
करना है। कोई कानून अगर हम बनना है तो कैबिनेट को जाना है तो पूरे मिनिस्ट्रियों के कंसल्टेशन करना है। ये सब करने के बाद अब ये